आज अपनी इस चर्चा में हम बात करेंगे ट्रंप की मुलाकातों की और इन मुलाकातों के क्या मायने हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। ट्रंप पहले अलास्का में पुतिन से मिलते हैं, उसके बाद यूरोपीय यूनियन और नाटो से मिलते हैं, फिर जेलेंस्की से एक मुलाकात होती है और फिर बाद में ट्रंप कहते हैं कि जेलेंस्की और पुतिन आपस में बातचीत करेंगे। और अभी कुछ घंटे पहले उनका बयान सामने आया है कि उन दोनों की बातचीत जो है वो चल रही है। कुछ समय बाद हम तीनों मिलेंगे और फिर कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। मैं आरिफ ये समझना चाहती हूँ कि ट्रंप आखिरकार तो कैसा निष्कर्ष चाह रहे हैं और इतने निष्कर्षों की ट्रंप को इतनी जल्दी क्यों है? हर जगह का जो वॉर है वो क्यों रुकवा रहे हैं और किस तरीके से रुकवा रहे हैं? एक तरीका भी होना चाहिए। जाते हैं, मिलवाते हैं, हाथ मिलवा के, फोटो खिंचवा के मैंने सीज फायर करवा दिया, इस तरह के बयान आ जाते हैं। अच्छी बात है ना, वार खत्म हो रही दुनिया से जी। ये तो अगर चाहे कोई भी तरीकाकार हो, लेकिन अगर वार खत्म हो रही तो अच्छी बात है, इसके अंदर तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात इसे तो यूक्रेन को देखेंगे कि यूक्रेन पर रूस ने हमला क्यों किया था। आपको इसको देखना होगा ना, थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो क्या हुआ था कि यूक्रेन के बॉर्डर, उस पर रूस के बॉर्डर पर जाकर के नाटो फोर्सेस ने एक्सरसाइज की थी कुछ, और उसके बाद कहा था कि हम यूक्रेन को नाटो फोर्स में मिला लेंगे। पुतिन ने मना किया कि ऐसा मत करो, और ये लोग नहीं माने। इन्होंने वहाँ जाके एक्सरसाइज भी किया। फिर जब उन्होंने कहा कि हम इसको यूक्रेन को नाटो मिला लेंगे, अब पुतिन को खतरा महसूस हुआ कि अब जो दुश्मन मुझसे दूर खड़ा हुआ है अब वो मेरे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाएगा। ये नहीं माने, पुतिन ने हमला कर दिया। इसकी इनको उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि जैसे यूएसएसआर को इन्होंने तोड़ा था और उसके जितने टुकड़े किए थे, इनको यही लग रहा था। लेकिन अब के बाहर जो था वहाँ पर गोर्बाचोव नहीं, अब के बाहर वहाँ पुतिन था, और पुतिन ने वो तमाम तरह चीज़ें देख ही दी अपनी। और रूस के साथ एक और भी परेशानी थी, रूस के चाहिए समुद्र। उसके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि अगर उसके पास पोर्ट नहीं रहेगा ना तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और उसकी शुरू से इसकी ख्वाहिश रही है इस बात की तो कि मुझे समुद्र के अंदर, इसलिए उसने ब्लैक सी के अंदर पीछे, अगर हम और तारीख में जाएंगे और इसकी इतिहास में जाएंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम भी वो पहुंच गया था पुस्तुनपनिया तक लड़ता हुआ। इसी उसमें वहाँ भी यूरोप ने उसके साथ धोखा किया था। बहरहाल इस वक्त जब उसने अटैक कर दिया, अब हुआ क्या, यूरोप तो बैठ करके सुकून से बैठा हुआ था और पैसा हो रहा था अमेरिका का खर्च। बाइडन जो थे उसके ऊपर सप्लाई पर सप्लाई दे रहे थे, और पूरा एक तरह से जो वार हो रही थी वो रूस वर्सेस नाटो ही हो रही थी एक तरह से, इस तरह से। और ये जो था इसलिए क्या गया था, रूस को कहीं कहीं ना इनको लग रहा था कि रूस को फिर हम ऐसे कमज़ोर करें जैसे पहले हमने कमज़ोर कर दिया था। और उसके लिए अमेरिका की एक और भी ज़रा सा आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताऊँ। अमेरिका हर जगह अपने इस हिसाब से वहाँ पर की हुकूमत चाहता है। अमेरिका ने इससे पहले जो वहाँ पर रूस के जो प्रेसिडेंट थे, वहाँ उसके यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, वहाँ पर भी उसने रिजीम चेंज की थी। और रिजीम चेंज करना अमेरिका का एक ऐसा शौक़ है कि वो जहाँ भी अभी कई मुल्कों के अंदर वो 70 से ज़्यादा रिजीम चेंज कर चुका। रिजीम चेंज करके इनको लेकर के आया गया था जेलेंस्की को ला करके बढ़ा दिया। अब ये मालूम ही नहीं था अब क्या हुआ। अच्छा, अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा, हथियार हो रहे हैं। लेकिन यूरोप, सवाल ये उठ रहा है, एक तरफ आप युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हो, लगातार आप मुलाकातों पे मुलाकातें कर रहे हो, दूसरी तरफ यूक्रेन आपसे 150 अरब के हथियार मांग रहे हो और आप दे रहे हो, कह रहे कि ये तो व्यापारिक सौदा है, ये तो हमारा बिजनेस है। तो फिर समझा क्या जाए? व्यापारिक अमेरिका अलग है, ये वाला अमेरिका अलग है, और अमेरिका फर्स्ट वाला अमेरिका अलग है। नहीं, देखिए, अमेरिका फर्स्ट वाला वो पॉलिसी अलग होगी, जाहिर सी बात है। अब वो क्या बेचेगा अमेरिका अपना? उसके पास क्या, तो वहाँ तो एक आर्म इंडस्ट्री है ना, ये आर्म इंडस्ट्री कहाँ पर चलती है, वो उनको देगा। हकीकत क्या है, ये बड़ी ताकतें जो होती हैं ये आपस में नहीं लड़ती। कभी भी आपने देखा होगा कि 1962 में भी जब क्यूबा के पास जाकर के रूस ने अपने मिसाइल लगा दिए थे, तो तब भी जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे वो पूरी रात जागा था। तो ये लोग आपस में नहीं लड़ते, ये क्या करते हैं, दूसरों को लड़वाते हैं, फिर उसके बाद बंदरबाट होती। अब इस वक्त फ़िलहाल जो लग रहा है, बाइडन ने तो पैसा दिया, सब कुछ दिया। यूरोप जो यूरोप था वो आराम से बैठा हुआ था, पैसा उसका खर्च हो रहा था, और अमेरिका का हथियार उसके जा रहे थे, वो आराम से बैठा हुआ था। अमेरिका अब वो था क्या नाम, लड़ा था, F-16 वगैरह सब दिए। लेकिन रूस ने इस बार जो ताबड़तोड़ हमले किया, रूस ने जब यूक्रेन को खंडर ही बना दिया। अच्छा, इसके बाद जब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो इसी नाम पर आया था ना, मैं जंगें बंद कराऊंगा, अमेरिका फर्स्ट।
कि वो उससे ये था कि भाई खर्च मेरा हो रहा है और यूरोप अलग बैठा हुआ। और इसी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप जीते भी थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जंगें बंद होंगी, अमेरिका की भलाई होगी, अमेरिका फर्स्ट होगा, अमेरिका फर्स्ट होगा। अब इस वक्त हो क्या रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जो पहली मीटिंग अभी हुई है अलास्का के अंदर, तो एक तरह से पुतिन बहुत हावी रहे ट्रंप के ऊपर। इसके अंदर हर चीज़ के अंदर उसने पुतिन को शॉक किया, छोटी छोटी सी चीज़ें देखिए उसके अंदर। जैसे ही उसने कहा, शायद मीटिंग के बाद बयान भी आए थे कि मीटिंग में कुछ खास निकला नहीं है, कुछ डिसीजन नहीं, उन्होंने कहा कि भाई बस ये था कि एक बातचीत जो हुई वो उसके हो कि आगे फिर मिलेंगे। जैसे भी उसने कहा ना कि उसने मीडिया के सवालों के जवाब भी नहीं दिए थे, उन्होंने मीडिया के सवालों के सवाल लिए ही नहीं थे। उन्होंने कहा नेक्स्ट इन मॉस्को, उसने पुतिन ने एकदम फौरन नहीं कहा था। तो पुतिन ने कई बार उसको क्या नाम है ट्रंप को चौंकाया भी। ट्रंप के ऊपर तो एक ही भूत सवार था कि बस जंग रुकवानी है, जाहिर सी बात। दूसरी बात एक और भी था, और होना भी चाहिए किसी के बारे में इस बारे, लेकिन अब उसको अपने पैसे का वो तो पूरा बनी है, उसे तो पैसा वसूल करना कि इतना पैसा के साथ साथ नोबेल प्राइज भी तो चाहिए ट्रंप को। नोबेल प्राइज जो है इन लोगों के लिए बहुत पीछे रह जाता है। वो एक जिसे कहते हैं प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक है वो चीज़ें, लेकिन उनके अपने मकसद जो होते हैं ना, वो ज़्यादा उद्देश्य होते हैं, वो ज़्यादा बड़े होते हैं। अब यूक्रेन के अंदर क्या हुआ, पुतिन किसी भी सूरत से जो अब बातचीत हो रही है, ये वहाँ से चले गया। उन्होंने कहा जाकर के बात करेंगे। अब जैसे भी आपने कहा, नाटो से बात हुई है, यूरोपीय यूनियन के लोगों से बात हुई है, फ्रांस के मैक्रो से बात हुई है, सबसे इनकी बात हुई है। और इसके बाद जो उसने कहा कि जेलेंस्की और पुतिन बात करेंगे आपस में, फिर उसके बाद ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की आपस में तीनों मिलकर बात है। जब कुछ निकल के आएगा, सबसे पहली बात तो है क्या पुतिन ट्रंप जेलेंस्की से बात करेगा, तैयार हो जाएगा पुतिन? ये बड़ा सवाल किया आपने भाई। वो पुतिन तो खा जाएगा उसे, जेलेंस्की को। उसको जो इलाका चाहिए, लोहानसा और एक और उसके जो वो है, उस पर तो वो लगभग 80% तो पहले काबिज है। ये कह रहे ज़मीनों का लेन देन होगा, तो क्या देगा जेलेंस्की? जेलेंस्की कह रहा मैं एक इंच ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने कहा मैं किसी भी तरह से किसी भी सौदे पर एक भी इंच नहीं छोड़ूंगा ज़मीन। अच्छा, इनको क्या चाहिए? पुतिन इससे कम पे तैयार नहीं हो गए। पुतिन ने खंडर बना दिया उसके अंदर। अब जो अल्टीमेटली होना क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए अभी कहा शुरू में रिजीम चेंज। अगर जेलेंस्की नहीं मानते तो जेलेंस्की तो इस वक्त एक तरह से ऑथराइज जो है प्रेसिडेंट भी नहीं है। वो तो ये है कि ये वार चल रही है, इसलिए इलेक्शन नहीं हुए हैं, उसको भी बता दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है जो इनके प्राइम मिनिस्टर है ना, यूलिया, शायद उसको ये प्रेसिडेंट बना देंगे और उसको लेकर के रिजीम चेंज करना है अमेरिका की। वो अच्छा, उसके बाद किस तरह से बंदर बाट होगी, जो रूस को चाहिए रूस को मिल जाएगा, और उसके बाद पे क्योंकि पूरा खंडर बन गया। अमेरिका को क्या चाहिए यूक्रेन से? अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को अब जाहिर सी बात है उसका दोबारा से कंस्ट्रक्शन होना ना, यूक्रेन का पूरा खंडर बना दिया ना उसने, तो रूस ने मॉस्को। वहाँ पे सबसे बड़ी बात जाएगी, अमेरिका कंपनियाँ जाएंगी, उनके ठेके मिलेंगे उनको। उसके बाद से जो ये अभी अमेरिका फर्स्ट। हाँ, और ये आप जो अभी आप बता रहे हैं $150 अरब के जो हथियार दिए जा रहे हैं, इसके एवज में क्या मिलेगा? यूक्रेन के खनिज मिलेंगे, यूक्रेन का रेयर्स मिलेगा, ये सब उनको चाहिए यूक्रेन से। तो हकीकत यही होता है। लेकिन इसके अंदर जो एक बात है ना, यूरोपीय यूनियन जो है या नाटो जो है, उसकी ख्वाहिश ये है किसी सूरत से ये ऐसे ही चलता रहे कि ट्रंप जो है आग बबूला हो जाए, शॉर्ट टर्म पर उसको, और आग बबूला हो गया, और फिर वो जेलेंस्की को फिर भिड़ा दे इससे, रूस से। वो यही चाहता है, ये यूरोपीय यूनियन का। अब इसके अंदर ट्रंप कितना सब्र से काम लेते हैं, कितना नहीं लेते, और कितनी पुतिन के साथ बात होती है, पुतिन किस चीज़ पर एग्री करते हैं, ये तो पुतिन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। सवाल वही यही है, जिस तरह से आपने भी कहा कि क्या पुतिन और जेलेंस्की आपस में जो उनकी मीटिंग होगी वो हो भी पाएगी, वो पॉसिबल भी है? पुतिन राजी होंगे इस बात के लिए? पुतिन की सबसे पहली बात तो पुतिन राजी नहीं। अगर पुतिन राजी हो भी जाते हैं तो पुतिन तो जेलेंस्की को खा जाएगा, जैसे मैंने कहा आपसे। और जब आप ट्रंप से मिले हैं, पुतिन की मैं बात करूं, तब मीटिंग में कुछ नहीं निकला, तो जेलेंस्की से मिलकर क्या निकल नहीं, जाएगा? कुछ ना कुछ इंटरनल तो इनमें आपस में बात हुई है। और इसके अंदर जैसे पुतिन ने कहा, सबसे पहले आपको इसके बेसिक्स जो है उस पर जाना होगा कि जंग क्यों। लेकिन पुतिन ने ट्रंप को खुश नहीं किया मीटिंग में, ये भी समझ में आया कि ट्रंप की कोई बात नहीं मानेगी। हाँ, तो पुतिन ने अपनी बात रखी ना उसने, और बहुत कायदे की बात रखी उसने। पुतिन ने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा जब तक आप इसके बेसिक्स जो उस पर नहीं जाएंगे। क्यों? आपने मेरे बॉर्डर पर आके एक्सरसाइज की, आपने कहा नाटो में नहीं, नाटो का मेंबर बनेगा। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि नाटो का मेंबर तो नहीं बनेगा यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी रूस देगा। आप सुने, जो आर्टिकल 5 है उसके अकॉर्डिंग, जो यूएन में जो आर्टिकल 5 उसके अंदर ये है कि उसका जो हिस्सा है, जो भी कुछ है, उसकी सिक्योरिटी गारंटी रूस देगा। तो इससे रूस के पास कितनी पावर आ जाती है यूक्रेन को लेकर?
भाई यूक्रेन को लेकर के उसके तो 2 स्टेट मिल जाएंगे ना, लुहांस्क और एक और वही उसे चाहिए रूस को इससे पहले वो मना करा, लेकिन क्योंकि अच्छा वो वैसे भी वो इलाके रूस के अंदर ही मिलना चाहते हैं, वो बोलते भी रशियन ही है वो लोग, वहाँ पे उसका रशियन है भी, और वो लोग सब जिसे कहते हैं ना उसको फेवर करते हैं, और पहले से ही वो करते हैं, जैसे उसने क्रीमिया वगैरह अपने अंदर मिला लिए थे तो उसने वो इसी तरह से मिला करके वो ये रहेगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है, वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, ये तो इसको यकीन दिलाना पड़ेगा। और अगर नाटो का मेंबर बन गया, ये नाटो उसको बनाता, अपना एक्सटेंशन करता है, उसको बनाता, पुतिन कभी तैयार ही नहीं होंगे इस बात पे। और अगर ये तैयार नहीं हुए तो इसका इफेक्ट, अगर इन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं होता तो इसका इफेक्ट के अंदर जो आएगा इफेक्ट वो भारत पर भी आएगा। ये मैं समझना चाहूँगी। अब ये बड़ा सवाल बनता है कि भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। अगर ये जंग बंद नहीं होती है तो अमेरिका ने जो अपना 25% का हम पर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई है, देखिए जो 25% का टैरिफ है उससे तो भारत कहीं ना कहीं निपट लेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पेनल्टी जो है जो बाद में 25% लगाई है, उससे 50% होने के बावजूद भारत जूझ रहेगा। अभी हमने इसके कुछ इस तरह खबरें आ रही हैं कि गुजरात में कहाँ पे जो डायमंड वगैरह के जो कारीगर हैं, लगभग वो न्यूज़ आ रही है 1-1.25 लाख लोग बेरोजगार हो चुके, उनको नौकरी से हटा दिया गया। इस तरह की खबरें अभी से आ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, नहीं जाएगा, में डर का माहौल है कहीं ना कहीं। हाँ, उसका तो ये बेरोजगारी इससे बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी हमारे यहाँ, तो ये हमारे यहाँ इस पर इफेक्ट करेगा इस चीज़ पर। अच्छा, अगर इनके बीच कोई डील हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा पेनल्टी है 25% की वो तो हटेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल 27 अगस्त से हमारे ऊपर ये 50% का टैरिफ ये लगने के लिए जा ही रहा है। लेकिन आरिफ, सवाल फिर वही उठता है, आप रूस से मुलाकातें कर रहे हैं, आप रूस को खुश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत रूस से कुछ व्यापार कर रहा है तो आप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो उसने कहा ना, विटकॉफ ने क्या कहा उसके जो उसके वाइस प्रेसिडेंट उसने कि हम चाइना हमसे आपसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है, कि उसने क्या चाइना के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने, आप ये देखिए 80 के बाद 80 के अंदर तक भाई साहब भारत से वो लगभग टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों में बराबर था। उसने जो अपनी टेक्नोलॉजी पर काम किया है ना, अब उसने भारत इस चीज़ में पीछे उसने दुनिया की अपने हाथ में ले ली। अब उसके पास कुंजी है, वो किसी भी तरह से तो उसने कहा हमारे उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं फ़ायदे जो हैं, अब वो हमारे साथ इसलिए चाइना पर तो नहीं लगा रहा है। भारत से एक और भी नाराज़गी, भारत डील नहीं कर रहा है। भारत को डील के लिए टेबल पर ट्रंप को लेकर के आना है। लटका रहा है मामलों को, भारत लटका रहा है। भारत को कहीं ना कहीं डील तो करनी पड़ेगी। अब किस हिसाब से करनी पड़ेगी, इसके अंदर से डेयरी, हम तो कई बार कह चुके, डेयरी और एग्रीकल्चर को छोड़ करके अगर डील होती है तो ये भारत के फ़ायदे में रहेगी और लॉन्ग टाइम के लिए इसको चलें और इसके ऊपर और साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी और चीज़ों पर काम करें। आपने यहाँ पे क्या इसकी बात कहें कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था होगा, 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, अब आप 3.89 ट्रिलियन की आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ से आप पहुँच गए 4थी 5वीं? शोर तो मचाया लेकिन काम नहीं हुआ है इसके ऊपर। गवर्नमेंट इस वक्त हर मोर्चे पर घिरी हुई है, अंदर भी बाहर भी गवर्नमेंट का। तो भारत के लिए एक यही राहत की खबर आ सकती है, या फिर दूसरी तरफ से जो एक चाइना की तरफ से जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ है उधर से हमारे शायद बिल्डअप हो जाए अच्छे। हाँ, शायद उधर से कुछ अच्छी खबर इस तरह की आ रही कि शायद चाइना ने कुछ इस तरह का भरोसा दिया है कि वो अभी उसने ये तो नहीं किया कंप्लीट, शायद वो इस तरह की बात कर रहा है कि मैं कुछ आपके लिए जो भी उसका माहौल है उसको साजगार बनाऊंगा, जो आपकी परेशानी मसाइल हैं रेयर अर्थ वगैरह को उसको लेकर के उसका हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चाइना को भी उसके एवज में हमसे बहुत कुछ चाहिए। वो सबसे पहले LAC की बात कर रहा है। अभी जो मोदी जी जाएंगे 31, हाँ, उसकी उस पर बात कर रहा है। अब उसके अंदर से वो क्या लेगा, कितना बाजार, जबकि हम उसको इतना रिलीफ दे चुके 25%, पहले FDI उसके लिए ऑटोमेटिकली हम कर चुके, अब हमें उसके लिए, तो इसके लिए भारत के लिए तो एक ही चीज़ है, वक्त के साथ जो हमने पिछले कई दहाइयों के अंदर जो है या दशकों के अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं किया ना, आत्मनिर्भर ही बनना और हमारी जो छोटी जो इंडस्ट्री उसी को बढ़ा करके वही चाइना की आज ताकत है। तो तुम्हारे ऊपर इस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। आरिफ, उम्मीद हमें ये करनी चाहिए भारत को कि मुलाकात जो हो ज़ेलेंस्की और पुतिन की और ट्रंप की, उसमें कुछ पॉजिटिव निकल के आए, ताकि भारत के भी वो जो 25% टैरिफ है उसमें कुछ रिलीफ मिले। भारत को तो मिलेगा, पूरी दुनिया को रिलीफ मिलेगा उसमें, पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि इधर से यूरोप को अभी की भी, जैसे मैंने बात कर रहा था, यूरोप भी इस वक्त एक तरह से, जहाँ तक वो देखिए, वो रूस को तो कमज़ोर चाहता है, लेकिन साथ में एक परेशानी और भी झेल रहा है वो। इससे पहले जो जर्मनी की वो थी चांसलर,
तो उसने तो रूस के साथ समझौते किए थे, जो इससे व्यापारी समझौते किए थे गैस पाइपलाइन और बहुत तेल वगैरह के। अब उसको वो जैसे अमेरिका ने बैन लगा दिया, अमेरिका तो तेल की ज़रूरत ही नहीं है किसी से लेने के लिए। अब उसके साथ परेशानी क्या आ रही है कि वो गैस बहुत महंगी खरीद रहा है गल्फ से, 4 गुनी रेट पर खरीद रहा है। उनके यहाँ पर हालत ये है उनके यहाँ पे कि रात को 10 बजे उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। लाइट की, गैस की, वो चीज़ों करने गर्म रखने के लिए गैस की ज़रूरत है। रात पब्लिक को मिलेगी, लेकिन ये कुछ जो हठधर्मी जो है ना, देखिए अब जनता और लीडर बहुत फ़र्क होता है उसके अंदर से जी। तो इस तरह से जब तक आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, और उनको क्या चाहिए, रूस कमज़ोर चाहिए, रूस ताकतवर नहीं चाहिए उनको। और वो ये चाहते हैं कि किस तरह से अब ऐसी बात हो जाए ट्रंप और पुतिन के बीच में कि वो नाराज़गी हो के और ट्रंप वही वाला बाइडन वाला हाल हो जाए, वो हथियार देना शुरू कर दे, हम बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे विश्व की बात करें, सबकी नज़रें इस मुलाकात पर हैं और इस मुलाकात के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है, उस पर है। सब यही कहीं ना कहीं आशा भी कर रहे होंगे कि इस मुलाकात का रिजल्ट जो है वो सकारात्मक आए। भारत की बात करें तो अगर ये रिजल्ट सकारात्मक आता है तो टैरिफ में ज़रूर भारत को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टैरिफ भारत के जो उद्योग धंधे हैं, रोजगार है, उनको और अच्छी खासी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से एक बार भारत को, जो हम बार बार अपने कई चर्चाओं में कह चुके हैं कि अपने छोटे उद्योग जो हैं, हमारे घरेलू उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उन पर काम करना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।